दिन ऐसा आएगा जब मानव मानव को खाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मानव मानव को खाएगा। मरते हुए शेरों से जंगल की याद दिलाएगा। जब जंगल का राजा ही लुप्त हो जाएगा तो कैसे आहार श्रृंखला अपना चक्र पूरा घुमाएगा। तब हर प्रजाति का अंत धीरे धीरे हो जाएगा और तब मानव मानव को खाएगा। नमस्कार परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अनुदेशक गण एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं वंदना विद्युतकार ट्रेड की ट्रेनी आपके समक्ष पर्यावरण के विषय में कुछ बोलना चाहती हूँ। जहां देखो धुआं धुआं सा है, जहां देखो भागती गाड़ियां, उड़ता धुआं और नदियों में बहता गंदा पानी, और उस पर हम ये दावा करते हैं कि धरती स्वर्ग से भी सुंदर है। मैं ये जानना चाहती हूँ इस प्रभुत्व समाज से कि क्या ईश्वर ने हमें ऐसे ही धरती सौंपी थी? तो शायद मेरे मन की तरह आपका मन भी यही गवाही देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इंसानों ने ईश्वर के खजानों को न केवल दोनों हाथों से बल्कि पूरी तरह से नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर किसी समझदार इंसान का कहना है कि बीत गई सो बात की, आगे की सोचिए। वैसे भी इसमें रहते अपनी गलतियों को सुधार लेना कोई मूर्खता नहीं बल्कि समझदारी है। विश्व के बड़े बड़े देशों में बढ़ते तापमान, बिगड़ते पर्यावरण, दूषित होते प्रकृति पर गहन विचार किया गया है और इस विषय में कुछ उपाय भी सोचे गए हैं जिससे ना तो प्रकृति में बाधा पड़े और ना ही पर्यावरण का दामन तार हो सके। परंपरागत ईंधनों जैसे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का प्रयोग कम किया जा रहा है और एलपीजी का स्थान बायोगैस ने ले लिया है। बायोगैस ईंधन का एक ऐसा प्रकार है जिसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। मनुष्यों और पशु पक्षियों से उत्पन्न अपशिष्ट का सदुपयोग किया जाता है ताकि प्रकृति को कोई हानि ना पहुंचे। इस प्रकार जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सरकार द्वारा इस दिशा में गंभीरता से सक्रिय कदम उठाए गए हैं। जमाना रंग अपना कुछ न कुछ सब पर चढ़ाता है, जमाना रंग अपना कुछ न कुछ सब पर चढ़ाता है, मगर कुछ लोग रंग अपना चढ़ाते हैं जमाने पर। अमन से जिंदगी बनती तो हम सब बना लेते, अमन से जिंदगी बनती तो हम सब बना लेते। नवाजिश जब तिलक उसकी ना हो तो कुछ हो नहीं सकता, तो कुछ हो नहीं सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश मेरा जल रहा है, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरा सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। नमस्कार परम आदरणीय सभापति महोदय जी, मंचाशीष निर्णायक मंडल समिति एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं अर्जुन ठाकुर विद्युत कार ट्रेड का प्रशिक्षणार्थी आप सभी के समक्ष क्या मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त किया जा सकता है विषय पर अपने विचार बोलने जा रहा हूं। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगा जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत आज जले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाते लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। और इस पर किसी का यह कहना कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे यह पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूं। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देख के बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते तो मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बगलों की आकाओं की नाखूनी हस्ती है और हमारे वीर जवान की, शहीद वीर जवान की आंगन की तुलसी रोती है जब एक शहीद वीर जवान की विधवा की वेदनाएं चीख चीख के ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे आवश्यक है क्योंकि इतिहास गवाह है
पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए जा सकते हैं, परंतु आज हमारे देश के जवान अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी पहल करने से डरता है, क्योंकि वह यह जानता है कि एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को चाहे यह तय करना पड़े या ना पड़े कि वह किसे जाके लगेगी, परंतु हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को यह तय करना पड़ेगा कि वो किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ना तो यह समाज हमें छोड़ेगा और ना ही तिल का ताड़ बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। महोदय, मानवाधिकारों के तले किसी वीर जवान को ऐसे युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है, क्योंकि फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांधे सेना के ऐसा मानवाधिकारों का पालन संभव नहीं। महोदय, आज हमारे देश के वीर जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तब कोई भी मानवाधिकारों की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ, परंतु जब ANU विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा अब जल हम शर्मिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तब सभी मानवाधिकार के ज्ञाता उसके पक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत का बेटा अपनी भारतीय सेना की तरफ से यह ऐलान करता हूं कि उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोक नहीं पलने देंगे जिस कोक से अफजल निकलेगा। उठो मेरे देश के वीर जवानों, तुम सिंह बन के दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। अरे अपना लहू देकर की है वतन की हिफाजत जिन्होंने, अपना लहू देकर की है इस वतन की हिफाजत जिन्होंने, ऐसे वीर जवानों को सदा अपने दिल में बसाए रखना, ऐसे वीर जवानों को सदा अपने दिल में बसाए रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। परम आदरणीय प्रधान महोदय जी, अनुदेशकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं स्नेहा विद्युत कार की छात्रा आज आपके सामने महिला सशक्तिकरण के बारे में बताना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज का युग ऐसा युग है जिसमें महिलाओं को संविधान में कई अधिकार दिए गए हैं। आज महिलाएं इस विकासशील भारत को विकसित बनाने के लिए अपना योगदान देती हैं, परंतु फिर भी उन्हें कई बार अलग अलग रूपों में प्रताड़ित किया जाता है तथा उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। आजकल हर साल देखा जा रहा है कि किसी भी परीक्षा में महिलाएं समान रूप में शामिल होती हैं तथा कई बार वह पुरुषों से अधिक अंक लाती हैं। पर कहीं ना कहीं यह भी सच है कि पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पुरुषों को ही मान सम्मान दिया जाता है, और आज भी कई ऐसे जगह व प्रांत हैं जहां बेटियों के होने पर निराशा जाहिर की जाती है। आजकल कई महिलाएं जैसे कि किरण बेदी, सुष्मिता सेन आदि कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। किसी को भी मत कहने दो कि तुम कमज़ोर हो क्योंकि तुम एक औरत हो। अपनी संस्कृति और विरासत के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भारत विविध संस्कृतियों से भरा देश है, लेकिन भारतीय समाज हमेशा पुरुष प्रधान ही रहा है। यही एक वजह है जो कि आज महिलाओं को शिक्षा और समानता जैसे मानव अधिकारों से वंचित रखता है। महिलाओं को हमेशा से दबा दिया जाता है और उन्हें सिर्फ घरेलू कामकाज तक ही सीमित रखा जाता है। भारत जैसे देश के लिए महिला सशक्तिकरण आजकल के देश की वृद्धि और विकास में एक बड़ी भूमिका निभाता है। आजकल महिलाओं के पास एक परिवार के साथ साथ पूरे समाज के भविष्य और विकास को आकार देने की अधिक क्षमता होती है। जैसे कि सभी जानते हैं कि महिलाओं को जन्म के बाद से ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उन्हें अपने अधिकारों, समाज की रूढ़ियों और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना पड़ता है। सशक्तिकरण अब हमें करना होगा, आगे हमें बढ़ना होगा।
कंक्रीट से भरे रास्तों में भी नंगे पांव चलना होगा। अब हमें बढ़ना होगा, अब हमें बढ़ना होगा। बहुत लोग हैं रोकने वाले, झांसी की रानी अब बढ़ना होगा, अब हमें बढ़ना होगा, अब हमें बढ़ना होगा। नर नारी का भेद मिटाएंगे, समरसता का विश्व बसाएंगे। इस नए सफर में समाज नारी के संग ही आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अनुदेशकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं रोहित बेल्डर ट्रेड का छात्र आप सभी के समक्ष कुछ बोलना चाहता हूं। अतः मुझे आशा है कि आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं मेरे उत्साह को बढ़ाएंगे। मेरे बोलने का विषय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारे देश में बेटियां हर मुकाम पर सफलता प्राप्त कर रही हैं, चाहे वह राजनीति हो या अंतरिक्ष वैज्ञानिक या खेल हो, वह हर चीज़ में आगे हैं। देश की उन्नति और विकास के लिए बेटियां अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं, परंतु आज भी बेटियों को बेटों के समान दर्जा नहीं दिया जाता। इसे एक सामाजिक दोष तथा विकृत परंपरा ही कहा जाएगा कि बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाता है। यह अंतर इस हद तक व्याप्त है कि बेटियों को भेदभाव इस हद तक दिया जाता है कि लोग भ्रूण हत्या करने से भी नहीं घबराते। अतः परिवार में लड़के के जन्म पर खुशियां छा जाती हैं, जबकि कन्या के जन्म पर अशुभ, परिवार पर बोझ, चिंताजनक तथा दुखमूलक समझा जाने लगा है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा ने लोगों को इस सोच को इस हद तक जकड़ा हुआ है कि वे लड़की को मां की कोख में मारने की सोच रखते हैं। धार्मिक विश्वास के अनुसार पुत्र ही वंश चलाता है तथा पिता की मृत्यु के बाद पुत्र ही उत्तराधिकारी कहलाता है। यह मान्यता भी है कि पुत्र प्राप्ति के बिना आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यह सब मानसिकता के सूक्ष्म दोष हैं। आज बेटियों को संरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। इसी संदर्भ में मैं एक कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्या लड़की इंसान नहीं है? क्या लड़की इंसान नहीं है? क्या इसका कोई मान नहीं है? हर घर में है यही आलाप, लड़की को कहते हैं अभिशाप। हर घर में है यही आलाप, लड़की को कहते हैं अभिशाप। गांव-गांव में है लड़की आगे, गांव-गांव में है लड़की आगे, फिर भी माँ बाप लड़का क्यों मांगे? फिर भी माँ बाप लड़का क्यों मांगे? लड़की क्या इंसान नहीं है? क्या इसका कोई मान नहीं है? आज के समय में बेटियों के साथ होने वाले हर अपराध का केवल एक ही कारण है, लोगों की गलत मानसिकता। इसी गलत मानसिकता को बदलने के लिए बेटियों को शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। यदि बेटियां शिक्षित होंगी तो वे आत्मनिर्भर होंगी, वे अपनी सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम होंगी। इसलिए कहा भी गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को शिक्षित होने का अर्थ यह है कि यह देश को विकसित कर सकती हैं। इसलिए देश का नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना में उनका पूरा सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
So today my topic is on empowering women in India, a journey towards equality. For centuries, women in India have been subjected to gender-based discrimination and oppression. However, in the 21st century, we have seen a significant shift in the perception of women in India. Women empowerment has become a powerful force that challenges gender stereotypes, breaks down barriers, and transforms society. Empowering women means giving them the power to control their own lives, make their own choices, and shape their own destiny. It involves providing them with access to education, healthcare, and employment opportunities, and political representation. Women empowerment is not just a moral imperative but a strategic imperative for economic growth, social development, and nation building. When women are empowered, they become agents of change and can contribute to the progress and development of the country. One of the key factors in women empowerment in India is education. Education is the key to unlocking the potential of women and providing them with the tools they need to succeed in life. Education helps women to acquire knowledge, skills, and confidence and enables them to make informed decisions about their lives. The Indian government has taken significant steps to improve women's access to education, including the provision of free education for girls up to secondary level and scholarship for higher education. As a result, the literacy rate among women in India has increased from several centuries. Another important aspect of women empowerment in India is economic empowerment. Economic empowerment of India means providing them with equal access to employment, sales, credit, and other economic resources. In the recent years, there has been a growing recognition of economic potential of women and the need to tap into this potential for the benefit of the country. The government has launched several initiatives to promote women entrepreneurship and provide them with the access to credit such as the Mudra Yojana scheme, which provides loan of up to Rs 10 lakhs to women entrepreneurs. Political empowerment of women is also crucial for their overall empowerment. Women political representation in India has been low, but there has been significant gains in the recent years. The 73rd and 74th amendments to the Constitution of India have reserved 1/3 of the seats in local bodies for women, resulting in the election of over 1 million women to positions of political power. However, despite the progress made in women's empowerment in India, there are still significant challenges that need to be addressed. Gender-based violations, discrimination, and unequal pay are just some of the issues that women in India continues to face. There is a need for a multi-pronged approach to tackle these challenges, including a legal reforms, awareness, and the creation of safe space for women. In conclusion, women empowerment is a critical driver of change in India. By empowering women, we can unlock their potential, contribute to economic growth, and create a more equitable society. While the Indian government has taken several steps to promote women's empowerment, there is still a long way to go. It is the time for all of us to recognize the importance of women's empowerment and work together to create a better future for all women in India. Thank you. सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं अध्यापकगण एवं मेरे समक्ष बैठे मेरे भाई बहनों, मैं प्रीति चौधरी विद्युत कार की छात्रा। मैं टॉपिक रखना चाहती हूँ महिला शक्तिकरण। जस्ते न सुस्ते पूजते बनते तंत्र देवता, अर्थात यहाँ नारी को पूजा जाता है वहीं देवता निवास करते हैं। यहाँ नारी को पूजा जाता है वहीं देवता निवास करते हैं। हमारी भारतीय समाज में नारी को प्राचीन समाज से ही देवलुक्त माना जाता है। वह कभी एक बेटी के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी माँ के रूप में इसका सृजन करा जाता है कि तथ्य को कदापि नकारा नहीं जा सकता कि किसी समाज को जागृत करने के लिए महिलाओं को जागृत होना भी जरूरी है, क्योंकि अपना एक कदम उठाती है तो एक परिवार आगे बढ़ता है, एक गांव आगे बढ़ता है, एक राष्ट्र विकास की ओर उन्मुक्त होता है। नारी सरस्वती का रूप हो तुम, नारी सरस्वती का रूप हो तुम, नारी लक्ष्मी का स्वरूप हो तुम। बढ़ जाए जब अत्याचारी, नारी दुर्गा काली का रूप हो तुम, नारी दुर्गा काली का रूप हो तुम। वर्तमान समय में यदि हम इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर देखें तो हम यह देख सकते हैं कि प्राचीन समाज में स्त्रियों को अत्यधिक समानता प्राप्त थी। वह कभी धार्मिक कर्म कांड में हिस्सा लिया करती थी। इस समय में
इस समय में कई मान जैसे कि अल्पगोल, मोल मुद्रा इत्यादि से महिलाओं को मान दर्जा प्राप्त हुआ है, किंतु उत्तर वैदिक काल के अर्थात ही अत्यधिक विलुप्त विपरीत हो गई हैं। मध्यकाल के आगमन के साथ ही प्रथा लैंगिक असमानता अत्यधिक समाज पर मुड़ाने लगी हैं। महिलाओं की स्थिति को दयनीय होती चली गई। 19वीं शताब्दी में सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि बुराइयों पर कई महापुरुषों ने रोक भी लगाई, किंतु अब तक हजारों महिलाएं अपनी आहुति दे चुकी थी। जब बैठी होगी आग में तू अंबर भी रोया होगा, कह रहा होगा गरज कर, नारी तुम्हें ईश्वर ने कैसे बनाया होगा। अंत में हम कह सकते हैं कि कोई भी देश सफलता के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकती। धन्यवाद। ऑल माई स्टाफ मेंबर्स और वेल्डर ट्रेड के ट्रेनीज, जो कि आज की ये जो इवेंट है जिसको हम फ्यूचर स्किल के नाम से जानते हैं, उसके अंदर इनका पार्टिसिपेशन जो है वो रहा है। तो सबसे पहले आपने इस इवेंट के अंदर जो अपनी प्रस्तुति दर्ज की है, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि एक शॉर्टकट टाइम के अंदर जो है वो आपने एक फ्यूचर स्किल की जो प्रोफाइल जहां पे रखी है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है और ज्ञानवर्धक भी है। तो सभी लोग जानते हैं कि G29 का एक नेशनल प्रोग्राम जो है वो भारतवर्ष के अंदर लॉन्च किया गया है। तो हर स्टेट के अंदर जो है वो मंथ वाइज डिफरेंट इवेंट जो है वो किए जा रहे हैं। तो हमें भी टारगेट दिया गया है कि मंथ के अंदर आपको क्या क्या इवेंट करने हैं, उसको प्लान करके जो है वो हमने भी फरवरी महीने से शुरुआत करी है। तो जहाँ इस महीने में हमने 5 प्रोग्राम जो थे वो लॉन्च किए थे। तो 4 इवेंट जो है वो पहले एग्जीक्यूट किए जा चुके हैं और ये 4 पहले किए जा चुके हैं और ये 5वां है। तो 5वां जो इवेंट है इसका नाम है फ्यूचर स्किल। तो फ्यूचर स्किल मतलब आने वाले समय के अंदर जो है वो किस तरीके के साथ आप अपने हुनर को जो है वो लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो आज जो फ्यूचर स्किल की तस्वीर लेके आप आए हैं जहां इवेंट के अंदर पार्टिसिपेशन के लिए, वो सच में काबिले तारीफ़ है और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति जो है वो हुई है। तो इसके लिए जो है मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि एक शॉर्टकट पीरियड के अंदर आपने अपने मन की सोच को जो है वो एक वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करके जो है वो जहाँ पे पेश किया है। तो उसके लिए पुनः एक बार मैं आपको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में भविष्य के अंदर आप वेस्ट मटेरियल के साथ बहुत सी ऐसी कलाकृतियाँ पेश करेंगे जो कि आपके स्किल को 4 चांद लगाएंगे। तो अभी मैं गुरुजी से राम कुमार, जो कि हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर डीजल मैकेनिक ट्रेड के ट्रेनर हैं, वो 1 बाय 1 करके जो है वो आपका इंटरव्यू लेंगे कि किस तरीके से ये आइडिया जो है वो आपके दिमाग में आया और इस स्किल को इस टेबल तक पहुंचाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा। तो आपने डिटेल से उनको सारी बातें बतानी है। तो अब मैं श्री राम कुमार जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चों के स्किल के बारे में थोड़ा सा बात करें। श्री राम कुमार जी। मैं रोहित बेल्डर ट्रेड का छात्र आप सभी के सामने बेल्डिंग के द्वारा बनाए गए इस मॉडल को प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस मॉडल को बनाने के लिए हमने वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया है और हमने इसे एक आदमी की जो लुक में है बनाया हुआ है। इसे बनाने के लिए हमने इसकी बॉडी को बनाने के लिए हमने स्प्रिंग का इस्तेमाल किया है और इसके बाजुओं को बनाने के लिए हमने नट बोल्ट का इस्तेमाल किया है। इसे हमने बॉल पेन हैमर के साथ जो है वो इसकी बाजू की शेप दी है और इसकी जो नीचे लेग्स बनाई हुई हैं ये भी उसी तरीके से बनाई गई हैं और हमने इसके नीचे स्टैंड बनाया है और इस स्टैंड को इसे बिल्कुल सीधा रखने के लिए जैसे एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए इसे हमने बनाया हुआ है और इसे एक
बढ़िया लुक देने के लिए हमने इसमें जो है इसे रंगों से भरा हुआ है। इसकी बॉडी को हमने पर्पल रंग से सजाया है। ऊपर इसके वाशर लगाई है और इस वाशर को हमने इसकी कैप के रूप में बनाया हुआ है। इसकी आंखों में हमने स्क्रू का इस्तेमाल किया है और इसमें ब्लैक पेंट कर दिया गया है। और नीचे इसके यहाँ पे एक स्टिक बनाई है जिसके सहारे ये खड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमने इसकी जो लेग्स के ऊपर वाशल के पॉइंट पर से ऐसे फिट किया है कि जिससे हिसाब से ये बिल्कुल सीधा खड़ा रहे। थैंक यू सर। गवर्नमेंट ITI नूरपुर से वेल्डर कक्षा के छात्र हूँ और मैंने एक बाइक बनाई है, वेस्ट मटेरियल के द्वारा बनाई हुई है। और हमने ये स्पीड ब्रेकर लगाए हुए यहाँ पे और ये ख़राब चेन थी उसका इस्तेमाल किया हुआ है और नट बोल्ट का इस्तेमाल किया हुआ है। ये हमने हैंडल लगाया है, उसे कील के इस्तेमाल किया गया है। और ये हमने सीट बनाई हुई है, इसकी काट के एक पीस लिया था लोहे का, उसकी हमने यहाँ पर सीट बनाई हुई है। और ये हमने एक आदमी की शेप दी हुई है, इसमें कील का इस्तेमाल किया गया है, काट के हमने कील के से बेल्ट की गई है। और हमने एक बाइक बनाई गई है। धन्यवाद। किसने तैयार किया ये एक सूरज चौहान और राहुल चौधरी ने तैयार की है। और मैं गवर्नमेंट ITI नूरपुर वेल्डर ट्रेड से हूँ। मेरा नाम संजय है और मैंने एक मॉडल तैयार किया अंडर वाटर वेल्डिंग का और इसमें अपनी बेस्टेज चीज़ें का उपयोग किया है, जैसे नट हो गया, स्प्रिंग, जैसे प्लग, स्प्रिंग और नट और बाशल का उपयोग किया गया है। और ये अंदर पानी के अंदर वेल्डिंग कर रहा है, अंडर वाटर वेल्डिंग कर रहा है। और अपनी ये बेस्टेज चीज़ यूज़ की हमने। और मैं आशीष पठानिया गवर्नमेंट ITI नूरपुर से ट्रेड वेल्डर से हूँ। मैंने एक जो भी हमारा वर्कशॉप में जो भी मटेरियल वेस्ट होता है उसको यूज़ करके मेरे और मेरे साथियों ने एक प्रोजेक्ट तैयार करा हुआ है। जो हथौड़े के साथ ये चाबी तैयार कर रहा है, हमने एक टेबल लगाया हुआ है, उसके ऊपर एनिवल पे हथौड़े से ये वार करके ये चाबी को बनाता है। और इसके ऊपर हमने पेंट के साथ पूरा इसको कवर करा हुआ है ताकि इसकी शाइन आ जाए और देखने में भी अच्छा लगे। मेरा नाम अमन कुमार है और ये हमने एक टैंक बनाया हुआ है जिसको बनाने में मेरी मदद शेरुख खान और कृष्ण ने की है। और ये इस टैंक को बनाने के लिए हमने एक चैन का उपयोग किया हुआ है और ये एक गरारी का उपयोग किया हुआ है और ये एक हमने पाइप का उपयोग किया हुआ है जिसमें हम इलेक्ट्रोड को रखने के लिए जगह बनाई हुई है। और ये हमने सरिया लगाए हुए हैं जिसके अंदर हम ग्राइंडर व्हील को रखेंगे। और ये इंडियन आर्मी का टैंक है। मेरा नाम अभय कुमार है। मैं गवर्नमेंट ITI नूरपुर ट्रेड वेल्डर का छात्र हूँ। हमने ये पुराने नेटों को कुछ जोड़ के ये फूल का शेप में ये हमने फूल बनाया है। हमने ये पत्ती को स्टार के रूप में काट के ये हमने स्टार लगाया है। इसमें ये स्टैंड के रूप में हमने एक नट लगाया है। इसको रोकने के लिए, खड़ा करने के लिए हमने ये नटों का जो है वो टेबल बनाया हुआ है। और इसमें हमने बेस्ट मटेरियल नट बोल्ट का उपयोग किया हुआ है। मैं रोहित नूरपुर ITI वेल्डर ट्रेड का छात्र हूँ। मैं और मेरे साथियों ने वेस्ट मटेरियल के द्वारा इस मॉडल को बनाया है। हमने वेल्डिंग करके इस मॉडल को तैयार किया है। हमने इसमें वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया है। हमने इसमें एक नट बोल्ट का इस्तेमाल किया है जिसे हमने बॉल पिन हैमर के द्वारा इसे जिस इमेज में आपको दिखाया जा रहा है कि हमने इसे इस शेप में घुमाया है और स्टील वायर का इस्तेमाल किया है। और हमने इसे एक आदमी की लुक में बनाया है जो कि एक हॉर्न बजा रहा है। और हमने इसके हाथों को भी उसी प्रक्रिया से बनाया हुआ है। और हमने इसे थोड़ी प्रोफेशनल लुक देने के लिए इसमें पेंट का इस्तेमाल किया है ताकि ये खूबसूरत दिखे। और हमने इसे नीचे एक स्टैंड बनाया है, इसका बेस बनाया है जिससे ये कि टिकाऊ रहे और इसकी लुक अच्छी लगे। धन्यवाद। मेरा नाम जीवन कुमार है और मैं गवर्नमेंट ITI नूरपुर से हूँ, वेल्डर ट्रेड से। और मैंने और मेरे साथियों ने ये एक प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है जिससे कि वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया हुआ है। और ये ऊपर वेस्ट जो नेट थे उनको हमने एक फूल का आकार दिया हुआ है और इसको
पत्तियों को एमआई शीट से काटी हुई है, इसको पत्तियों का आकार दिया हुआ है और इसको 2 कट पीस जो नेट के जो एक सरिया है उससे इनको बेल्ट किया हुआ है। और नीचे हमने इसको बेस को खड़ा करने के लिए एक एमआई स्क्वायर में काट कर उसको खड़ा करने के लिए इसे बेल्ट किया हुआ है। धन्यवाद सर। मेरा नाम अरुण है, मैं गवर्नमेंट ITI नूरपुर बेल्डर का छात्र हूँ और ये हमारे साथियों ने मिलकर एक बुलडोजर बनाया है जिसके टायर हमने चेन के साथ चेन से बनवाए हैं और ये स्क्वायर पाइप का इस्तेमाल किया गया है इसकी बॉडी के लिए और ये सिलेंसर के लिए हमने एक नेट बोल्ट लगाया है और ये ब्लेड जिसका MS प्लेट शीट से बनाई गई है। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है, मैं गवर्नमेंट ITI नूरपुर बेल्डर का छात्र हूँ। हमने एक मॉडल बनाया है जो कि हमने सर की देखरेख में बनाया है। ये एक मोर बनाया है जिसको दर्शाया गया है कि नाचते हुए दर्शाया गया है, जिसमें घोड़ों की नालों का उपयोग किया गया है और ये इसकी टांगें बनाने के लिए सरिया का उपयोग किया है और पंजे बनाने के लिए भी सरियों का उपयोग किया है। इसे बनाने के लिए मेरे 2 साथियों ने मदद की है और मैंने बनाया जिसका नाम सतविंदर और महेश है। धन्यवाद। मेरा नाम महेश कुमार है, मैं गवर्नमेंट ITI नूरपुर से हूँ और ये मैं बेल्डर का छात्र हूँ। ये जैसे कि आप देख रहे हैं इस मॉडल को हमने बेस्ट मिल से बनाया हुआ है। ये हम 3 लोगों ने बनाया हुआ है, अमित और सन्नी कुमार ने। और ये सबसे पहले हमने नेट बोल्ट को लिया हुआ, उसको बेल्ट किया हुआ। बेल्ट करने के बाद इसको हमने टहनी बनाई हुई है। टहनी बना के हमने इसको नीचे जो है वो खड़ा करने के लिए इसको नेट बोल्ट का ही यूज़ किया हुआ है। उसके बाद टहनी के लिए हमने सरिये की रोड लिया जिसको हमने ग्राइंड करके इसको साफ़ किया हुआ है। उसके बाद हमने बाशलों का उपयोग किया हुआ है, इसको हमने राउंड करके जो अब यहाँ बेल्ट किया हुआ है जिसको देखने में जो अच्छा लगे। उसके बाद हमने इसको पेंट किया हुआ है ताकि इसको देखने में अच्छा लगे और ये हमने